नरेशन हमारा चल रहा था और नरेशन के हमने जनरल रूल्स देख लिए हैं, असर्टिव सेंटेंसेस पूरा देखा और इंटरोगेटिव भी देख लिया। इंटरोगेटिव को बताते समय मैंने तुम लोगों को सेंटेंसेस के टाइप्स भी हल्के में बताएं, असर्टिव और इंटरोगेटिव तक। अब आज हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये तुम्हारे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाता, इंटरमीडिएट में पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अक्सर पूछा जाता है, ढेरों तरीके से पूछा जाता है। उनका कठिनाई स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि मैं वीडियो अब कॉमन बना रहा हूँ सभी के लिए, इसलिए इसकी बात हो जाए। तो सबसे पहले हम ये जान लें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह की बातें होती हैं। प्रपोजल भी। सेंटेंसेस के जब टाइप्स तुम लोग पहले भी पढ़े हो, जानते हो कि एक तो सेंटेंस होता है सिंपली कोई बात कहते हैं ऐसा है ऐसा नहीं है, असर्टिव होता है। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सूचना मांगते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं, तो इंटरोगेटिव होता है। इम्पेरेटिव में जो होता है या तो ऑर्डर, या तो कमांड, या तो रिक्वेस्ट, या तो सलाह, एडवाइस, या तो प्रपोजल, ये सारी बातें, इस तरह के सेंटेंसेस ये होते हैं। हम चूँकि नरेशन पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्ट बदलने के लिए थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है नियमों में। जैसे अभी तक हम लोग सेड का प्रयोग करते थे, अब सेड का यूज़ नहीं होगा। सेड के यूज़ की जगह हम करेंगे ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, इस तरह के शब्दों का। कैसे करेंगे? उस रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। पूरा सेंटेंस देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पूरा देखेंगे और पूरा देख के ये निर्णय करेंगे कि इसमें भाव क्या है। आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर्ड, ऑफिशियल आदेश का भाव होगा तो कमांडेड, निवेदन का भाव होगा रिक्वेस्टेड, सलाह का भाव होगा एडवाइज्ड, किसी प्रस्ताव का भाव होगा प्रपोज्ड। ये भाव के अनुसार हम प्रयोग करेंगे सेड या टोल्ड की जगह। क्लियर है? फिर हम असर्टिव में कंजंक्शन दैट लगाते थे, जैसे राम टोल्ड दैट। इसमें दैट कंजंक्शन खत्म हो जाता है, इसमें उसकी जगह टू का यूज़ होता है, TO2, और टू के जस्ट बाद वर्ब आता है। वही वर्ब जो उसमें या तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड या सजेशन में जो मेन वर्ब होगा वही टू के जस्ट बाद आ जाएगा। इतनी सी बात। इतनी बात क्लियर हुई? तुम लोग बाद में वीडियो देख के ये रूल नोट करना चाहे तो कर लेना, बस इतना ही खेल है। अब इसमें एक बात और आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो उसको दो तरीके से करेंगे। एक तो नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू यानी मना कर रहा, नॉट टू के बाद वही मेन वर्ब आ जाएगा उसका। और अगर नॉट टू हम नहीं लगाएंगे तो एक वर्ड आता है फॉरबिड। फॉरबिड का पास्ट फॉर्म हो जाता है फॉरबेड। फॉरबेड, FORBADE, फॉरबेड लगा देंगे। तो फॉरबेड के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फॉरबिड का अर्थ ही होता है मना करना, तो अपने आप में ये नकारात्मक है, अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए फिर बाद में इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि चेंज करते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब फॉरबिड या फॉरबेड लगाने के बाद भी नॉट लगा देते हैं। यही ज़्यादा बड़ी गलती है। ये दिमाग में रख लो अपने कि फॉरबिड मतलब ही होता है मना करना, रोकना, नकारना, तो उसमें नेगेटिव अलग से नहीं लगाते। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो और क्लियर होगा। दिख रहा है यहाँ? चमक तो नहीं रहा है ना? ब्लैक बोर्ड यार बहुत गड़बड़ है, क्या करूँ? Mohan said to me, quote, please give me your pen, unquote। ये सेंटेंस मैंने लिखा
मोहन सेड टू मी कोट प्लीज गिव मी योर पेन। अब इसे ध्यान से देखो सेंटेंस, इसमें भाव कौन सा है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, क्या है? रिक्वेस्ट है। बहुत ही मैंने सिंपल सेंटेंस तुम लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब मैं प्रारंभ करता हूँ तो सिंपल ही ले आता हूँ, साधारण इसलिए कि हल्की बात रहे कि समझ में आ जाए आसानी से। प्लीज़ लगा है तो इसे बिल्कुल जो एकदम बैल टाइप की बुद्धि वाला है उसे भी पता है कि ये रिक्वेस्ट है कि नहीं भाई? अब इसमें धमकी उमकी तो है नहीं, आदेश। हाँ, धमकी उमकी भी हो सकता है भाई, भूल गया था बताना, धमकी वगैरह भी हो सकता है, हैं? धमकी भी इसी में आएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में धमकी भी आ जाएगी भाई। जैसे वो शोले फिल्म में देखे थे ना, जब उसको गब्बर बांध दिया ऐसे, इसको बीरू को, जय को, बीरू को ना, बीरू को बांधा था भाई, जय को बांधा, और वो धर्मेंद्र को बांध दिया। तो धर्मेंद्र कह नहीं रहा है कि कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पे जाऊंगा। तो ये इसी टाइप का सेंटेंस है। तो इसमें कौन सी भावना है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सलाह है, प्रस्ताव है ना, धमकी है भाई। कमांड भी आदेश ही होता, ऑफिशियल बताया, धमकी है। इंग्लिश में उसका वर्ड अब भाई खोज लो, मुझको तो जानते हो ज़्यादा आता होता है नहीं। थ्रेट होता है, THREAT, तो उसका थ्रेटेंड हो जाएगा, थ्रेटेंड। हालांकि तुम्हारे काम का है नहीं, सब हायर लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, ध्यान आया इसलिए बता दिया कि इम्पेरेटिव में वो भी आ जाएगा। चलो खैर, इसे चेंज करते हैं। मोहन सेड टू मी, तो अब क्या लिखें इसमें भाई? मोहन रिक्वेस्टेड मी। रिक्वेस्टेड की जगह अगर किसी को और कुछ लगता हो तो बताओ भाई। रिक्वेस्टेड मी के बाद अब क्या लगाएं? दैट लगा दें? टू लगेगा? कंफर्म हो भाई? अभी तक तो यार हर जगह दैट लगवा रहे थे तुम लोग। सही है, दैट लगा दे रहा हूं। टू? हाँ भाई देखो, बताते रहना, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं देखो जानता वानता नहीं हूँ कुछ। हाँ, टू के बाद मैंने बताया था कि मेन वर्ब जो था इसका तुरंत आएगा, तो इसमें गिव था, इसलिए तुरंत गिव लाओ। हाँ, एक चीज़ यार भूल गया बताना। क्या क्या यार बताऊँ, बुढ़ापे में कुल ही जो आदर सूचक शब्द जो होते हैं, जैसे प्लीज़, सर, मैडम, ये सब हट जाता है भाई इनडायरेक्ट करते समय, क्योंकि इसी में पूरा मामला क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, ये सब बहुत झोला छाप नियम मत लगाना कि रिक्वेस्टेड कॉलिंग हिम सर। कई झोला छाप लोग बताते हैं, इंग्लिश की ऐसी परंपरा है नहीं। रिक्वेस्टेड है तो अपने आप में भाई सम्मान दोगे तभी तो रिक्वेस्ट करोगे, कि किसी को गाली दे के रिक्वेस्ट करोगे नहीं ना। तो रिक्वेस्टेड टू गिव, अब क्या लगेगा गिव के बाद? पेन भैया, ब्लैक बोर्ड चमक रहा होगा इसीलिए मैं बोल भी देता हूँ। ब्लैक बोर्ड बड़ा गड़बड़ है, देख नहीं रहे हो कितना तिरछा कैमरा सेट करके वीडियो बनाना पड़ता है, हर जगह तो धब्बा आ रहा है चमक। ब्लैक बोर्ड सही बना नहीं है, बहुत ही चौपट ब्लैक बोर्ड है, इसीलिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब करूँ क्या, ये हम हर साल यही झेलते हैं हम लोग पढ़ाने में। आधे बच्चे इधर के देख पाते हैं, उधर के नहीं, इधर के देख पाते हैं, उधर के नहीं, बीच वाले देखेंगे तो उनको नहीं, ये समस्या चलती रहती है। इसीलिए ध्यान दो, बोलता हूँ तो तुरंत कॉपी पे तुम लोग नोट करते चलो। और ये चूंकि वीडियो है तो वीडियो मान लो पॉज करके भी देखने वाले बाद में देख लेंगे। तो अब क्या करें? मोहन रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम लगेगा? श्योर हो? क्यों लगेगा? क्योंकि ये मी मोहन के लिए आया है। ये तो सिंपल सा रूल पहले वाला ही है, सब वही चलना है। तो गिव हिम, अब हाँ माई, क्यों? क्योंकि योर आ रहा है इस मी के लिए, तो मी का पॉजेसिव केस माई, तो गिव हिम माई पेन। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें रिक्वेस्ट एकदम क्लियर हो गया था क्योंकि प्लीज लगा हुआ था, कई जगह नहीं लगा रहता तो थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना पड़ता है।
जनरली इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इम्पेरेटिव में इस बात को थोड़ा सा समझ के चलो, इंग्लिश बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल मतलब औपचारिकता का बड़ा ध्यान रखते हैं। पढ़े लिखे लोगों को देखोगे हमारे अंदर थोड़ी सी औपचारिकता कम है, हम इसीलिए अनपढ़ गंवार उजड़ माने जाते हैं। देख तो रहे हो, यहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज है इतना बड़ा, अगल बगल जितने ट्रैक्टर वाले जाएंगे भरपूर मैक्सिमम वॉल्यूम में भोजपुरिया गाने बजाते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ही वैसी है। पब्लिक अच्छा लगता है उनको सुनना, नहीं तो पटक के लतिया दे कि हमारे घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं, क्यों इतने अश्लील गाने बजाते हुए जाते हो, या कॉलेज है, कोई रोक टोक नहीं। जैसा समाज होता है ना वैसे लोग हो जाते हैं। हमारे ज़िले में आप जौनपुर चले जाओगे, कोई आपको इस तरह के गाने बजाते हुए नहीं दिखेगा, पब्लिक पटक के मारेगी। सुनते हैं लोग जो बिल्कुल जिनका बहुत कंडीशन, बहुत लेवल लो है, बहुत घटिया स्तर के लोग हैं, वो सुनेंगे ही वैसे गाने। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पब्लिकली बजा सकते हैं अश्लील गाने और कॉलेज के सटा के जा रहे हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। वो गेट के वाले क्लास में डिस्टर्ब होता है। जो मैं बता रहा था कि फॉर्मेलिटी, तुम देखोगे अगर सभ्य लोग खड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे, फिल्मों में भी देखोगे, तो अगर एक आदमी, 4 आदमी बात कर रहे हैं, एक को वहाँ से हटना है ना, तो वो तुरंत एक्सक्यूज़ मी, सॉरी बोल के हटेगा। छोटी सी बात है, उसका कॉल आएगा तो वो तुरंत सॉरी बोलेगा, एक्सक्यूज़ मी बोलेगा। फ़ोन भी बज गया तो वो सॉरी, ज़रा सा छू जाएगा सॉरी बोलेगा। लेकिन हम लोग, एक तो धक्का भी लग गया, बहुत तेज धक्का मारोगे, पहली बात तो धीमे से नहीं, और अगर अगला आदमी ऐसे देख रहा है, का घोइरत है रे, लाइक दैट, तो हम फॉर्मल नहीं हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात बच्चों के दिमाग में बड़े मुश्किल से बिठाता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिखाया जाता है। बहुत अच्छे स्कूलों में, ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम के नाम पे जो कुकुरमुत्ता छाप खुले हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में जहाँ बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तुम बच्चे को केवल एक चवन्नी की टॉफ़ी दोगे तो बच्चा तुम्हें थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा बोलेगा, क्योंकि उनको फॉर्मेलिटी सिखाई गई है। हर छोटी सी बात में फॉर्मेलिटी है, छोटी छोटी बात में सॉरी है, छोटी छोटी बात में थैंक यू है, छोटी छोटी बात में रिक्वेस्ट है। आवश्यक नहीं कि हर बात प्लीज़ लगा हो। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस के समय यह ध्यान देना है। एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, उसमें भाव में दूसरा लाने का प्रयास करता हूँ। द शॉपकीपर, लिखोगे या मैं लिखूं? चलो, इस पे लिखने में बड़ी दिक्कत है कि दिखता नहीं है। चलो, द शॉपकीपर, तुम लोग लिखते जाओ साथ साथ मैं बोल रहा हूं। सेड टू हिज सर्वेंट, सर्वेंट की स्पेलिंग ये होगी ना कि ई है? अरे भाई, सर्वेंट की स्पेलिंग क्या होगी? The shopkeeper said to his servant, quote, "Give me a glass of water." The shopkeeper said to his servant, "Give me a glass of water." क्लियर हो रहा है? अब इसमें क्या लगेगा? ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है। द शॉपकीपर सेड टू हिज सर्वेंट, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हमारे देश में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ये सेंटेंस इसलिए लिया कि शॉपकीपर पक्का यूपी बिहार का होगा या इंडियन होगा, तभी ऐसे बोला। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो इसमें भी प्लीज़ लगा के ही बोलता, पोलाइटली बोलता। तुम देखो ना अंग्रेज़ों को या पढ़े लिखे लोग, वो खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, वो करोड़पति अरबपति बिलियनियर हैं, लेकिन जाएंगे तो वो तुमको लाके बेरा सर्व भी करेगा तो उसको थैंक यू बोलेंगे। गेट पर जो दरवान ऐसे दरवाज़ा खोलेगा उसको भी थैंक यू बोलेंगे। इतनी फॉर्मल लैंग्वेज है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है ना जेंटलमैन की लैंग्वेज। इसीलिए अंग्रेज़ी का भी क्रेज़ है। हम अब गुलाम नहीं हैं,
हमें कोई कंधे पे वो कानपट्टी पे बंदूक नहीं लगाया अंग्रेजी सीखो, लेकिन अंग्रेजी बड़ी अच्छी भाषा है, उसमें नेचुरली फॉर्मेलिटी आ जाती है। जबकि मैं हिंदी का लेखक हूँ, हिंदी का कवि हूँ, लेकिन अंग्रेजी में ये बहुत ज़्यादा है। एटिकेट जिसको कहते हैं, जिसे हम संस्कार सभ्यता कहते हैं, फॉर्मेलिटी कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। और ये सीखने की चीज़ है। अच्छी चीज़ कहीं से भी आए, हमारी भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है। मैंने अपनी एकेडमी का लोगो बनवाया था, तो ऋग्वेद का एक श्लोक है, आह नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। उसका अर्थ होता है कि लेट द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, यानी अच्छे विचार चारों ओर से, हर दिशा से हमारे पास आए। ऋग्वेद में ये ऋषि या गुरु या शिष्य ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो भी अच्छी बातें आए, तो अच्छी चीज़ कहीं भी हो उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये बातें हैं, फिल्में में देखा करो, तो ये भी सब सीखा करो। खाली वो मुन्नी बदनाम हुई पे मत ध्यान दिया करो, कुछ अच्छी बातें भी सीख लिया करो। उसमें जो कैरेक्टर होता है, कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं, नहीं तो सत्यम भैया की तरह आप मर जाते, है ना। वो इसलिए कह लिए क्योंकि वो जानते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड मुझको ले लिए। दूसरा टीचर होता तो उनको समझ में आ जाता, इस तरह बोलते। तुम लोग खुद ही कल्पना करो, वो बोल नहीं सकते थे, हम नहीं बोल सकते तुम्हें, जबकि तुम्हारे गार्जियन हैं, तुम्हारे पिता समान हैं, तुम्हारे गुरु हैं, हम नहीं बोल सकते। मैंने इस तरह से नहीं बोला। तो ये डिफरेंस भी है कल्चर का, संस्कृति का। तुम कैसे परिवार के हो, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है, कैसे दोस्तों के बीच उठते बैठते हो, ये फ़र्क पड़ता है। फॉर्मल लैंग्वेज है। तो ये शॉपकीपर, इसलिए इसमें तुम लोग ऑर्डर आसानी से कह रहे हो कि रिक्वेस्ट का कहीं से भाव नहीं आ रहा है। तो चलो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दोगे। मैं इसलिए बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, ये कहानियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर अगर इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ों की बातचीत आएगी किसी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, तो ऑर्डर्ड बहुत ही कम ही आता है, ऑफिशियली ऑर्डर होता है। अच्छा, यहीं पर मान लो अगर कोई जैसे रहता कि दी ऑफिसर सेड टू दी, वो क्या कहेंगे जवान को इंग्लिश में क्या कहेंगे यार, सोल्जर, हाँ सोल्जर, चलो जवान को सोल्जर। द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर स्टैंड अप, हाँ कमांडेड लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ऑफिशियल है। ऐसी जगह पे कमांडेड, ये इसलिए बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि दिमाग में रखे, ऐसी जगह पे कमांडेड का यूज़ होता है। आदेश वो भी है, लेकिन थोड़ा सा ऑफिशियल आदेश, बहुत जल्दी से उसको कैरी ऑन करना है झटके में, तो कमांड हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का कमांड नहीं है, हम सिंपल ऑर्डर करता है टीचर। चलो फिर तो क्या लिखें इसका भाई, बोलो। द शॉपकीपर ऑर्डर्ड, फिर हिज सर्वेंट, अब कितने लोग कह रहे हैं टू, नीचे करो, कितने लोग कह रहे हैं टू की जगह दैट लगा दें। चलो ठीक, टू, टू के बाद बताया था मेन वर्ब, टू गिव, अब हिम होगा, एकदम श्योर, कुछ और नहीं, क्यों नहीं, मैं हर भी लगा रहा हूं। शॉपकीपर महिला नहीं हो सकती, हो सकती है। यहीं बनारस रामनगर में जहां मैं रहता हूं, एक ऐसा बिजनेस एक महिला करती है। मैं तो देखता हूं, देखो सीखता हूं, तुम लोगों से भी सीखता हूं। महिला है और एक ऐसा बिजनेस, तुम लोगों ने महिलाओं को बिजनेस करते देखा होगा, बहुत छोटी सी गुमटी, बहुत छोटा सा ही सिंदूर बिंदी वगैरह बेचने की दुकान, जिसको क्या कॉस्मेटिक्स वगैरह ही सब देख लेती हैं। एक ऐसा बिजनेस तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, महिला देखती है अपने बूते, और बहुत बड़ा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस नहीं रामनगर में, उसके मुकाबले शायद ही कोई हो। किस चीज़ का बिजनेस जानते हो? सरिया, सीमेंट, बालू, टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी, कमोड वगैरह का बिजनेस महिला देखती है। ठीक वो तुम्हारा नगर पालिका कार्यालय या जो रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ ज़मीन अमीन की लिखा पर ठीक उसके सामने जाके मिलना, कभी उधर जाना तो देखना। तो यहाँ हर भी हो सकता है। तुम लोगों के दिमाग में ऐसा बना हुआ है कि शॉपकीपर पुरुष ही होता है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो कायदे से ही समझ के चलो कि यहाँ हर भी हो सकता है। नहीं तो तुम हर कोई बच्चा लिखा और गुरुजी अगर गुरु घंटाल है तुरंत ही काटेंगे, जबकि चला जाए कोर्ट ना तो गुरुजी के ऊपर लग जाए 1 लाख जुर्माना। क्यों नहीं हो सकता भाई?
हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम लोगों से पूछा कुछ और हो सकता है, तुम लोग कह रहे हो नहीं। अब ऐसा नहीं मत कहना, आंखें खोल के चलो। तो टू गिव हिम या हर, अब अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ बेटा? घंटी। ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। एक है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक, और दूसरा द टीचर सेड टू द क्लास डोंट शाउट। स्मोक का अर्थ क्या होता है? हाँ, यानी बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गांजा, कुछ भी ऐसा पीना। अगर यहाँ ड्रिंक होता तो क्या अर्थ हो जाता? हाँ, शराब पीना, मदिरा का सेवन करना, ड्रिंक उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो नेगेटिव का एग्जाम्पल बताना रह गया था कि नेगेटिव जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस रहे, यानी आदेश, ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट, सजेशन, सलाह, ऐसी भावनाएं रहें और नेगेटिव में रहें, तो दो प्रकार से बनाते हैं। इतना बताया था कि नॉट टू का यूज़ करके या फॉरबिड का यूज़ करके। अब मैंने प्रारंभ में बताया कि भाई इंग्लिश बहुत फॉर्मल लैंग्वेज है। इस सेंटेंस में देख के क्या लग रहा है? यहाँ ऑर्डर है, फिर क्या है? डॉक्टर सलाह देता है। मैंने यहाँ प्लीज़ नहीं लगाया है, लेकिन जनरली तुम लोग ये समझ लो कि डॉक्टर प्लीज़ लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज मैंने बताया शुरुआत में बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज है। मैंने इसलिए नहीं लगाया कि तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो। जनरली अगर अंग्रेज़ बोलेगा या पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा तो प्लीज़ बोलेगा। वो तो बैठने के लिए भी बोलेगा तुम्हें ना, तुम अंदर आओगे बैठने के लिए बोलेगा प्लीज़ हैव अ सीट, ऐसे बोले। तो चलो, हमने बताया कि इसमें नॉट टू लगाएंगे और या तो फॉरबिड लगाएंगे। फॉरबिड के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव होता है। बाकी सारे रूल्स ज्यों के त्यों रहेंगे। इसको कौन प्रयास करना चाहेगा? बोलो, जोर से बोलो, जोर से। हाँ, टू के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है, ये वही रूल रह जाएगा। तो इसको लिखते हैं द डॉक्टर फॉरबिड। फॉरबिड क्यों लग गया भाई? क्योंकि ये पास्ट में था, इसलिए फॉरबिड का फॉरबिड। फॉरबिड के बाद द पेशेंट टू स्मोक। अब फॉरबिड लगा, इसीलिए यहाँ एडवाइस की बात नहीं आ रही, क्योंकि सीधे सीधे ही मना कर दिया। दूसरे तरीके से इसको कौन बताएगा? बताओ। ये रुको, ये लड़का, तुम बताओ। एक मिनट बेटा, तुम बैठो, इससे पूछे, नया है। हाँ हाँ हाँ, सर्वनाश कर दिए। जबकि ये भी बताया कि कल भी बताया था, आज भी अभी बताया कि फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगेगा, अपने आप में नेगेटिव है। यानी तुम सुन ही नहीं रहे हो। कहाँ है ध्यान? बैठो, चलो भाई। सही बता रहा है? हाँ ठीक। तो इसको दूसरे तरीके से, एक ये बना, एक हम दूसरा बनाते हैं। बोलो अब जोर से। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू स्मोक। टू के बाद सीधे आ जाता है उसका जो मेन वर्ब है वो। अब यहाँ क्योंकि ये एडवाइस लगा, इसलिए नॉट टू के साथ लगा। अगर सीधे मना ही कर दिया तो फिर बात खत्म। फॉरबिड का अर्थ है मना कर दिया। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों तरीके से बनता है। ठीक है, बैठो। मूल बात को ही तुम लोग छोड़ दिए, जो अक्सर गलती होती है। बार बार मैंने बताया कि फॉरबिड यानी मना किया, तो अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट लगा दिए तो क्या हुआ? तब तो उल्टा अर्थ हो गया ना। जैसे पिताजी ने नहर में नहाने के लिए मना नहीं किया,
इसका मतलब कहा है कि नहाओ, वो अर्थ हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो गया। और मना किया तो अपने आप में नेगेटिव है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू द क्लास डोंट शाउट। किस तरह का इसमें भाव प्रकट हो रहा है? ऑर्डर, जनरल ऑर्डर। टीचर लग रहा है कि डांट के कह रहा है कि चिल्लाओ मत, यही ना? तो अगर इस तरह का बनाओगे तो यहां पर ऑर्डर्ड, और इस तरह बनाओगे तो कोई समस्या ही नहीं है, दोनों ही सही हैं, पूरी तरह से सही हैं। तो चलो कौन प्रयास करेगा? रुको रुको, इससे पूछ लो जरा, बताओ भाई। हाँ, बैठ जाओ, मर गया रोगी। चलो भाई, और कोई? ये उधर वो, हाँ बताओ भाई तुम। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें ही, हाँ जल्दी करो यार। बहुत सही, बैठो, तुम भी कलाकार ही हो, इसीलिए मैं छांट के खड़ा भी कराता हूँ। उन्हें तो खड़ा ही नहीं करा रहा हूँ, जिनको पता है बता लेंगे। चलो भाई, वो हाँ, हाँ वेरी गुड। हालांकि गाड़ी बहुत रुक रुक के चलाए हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ख़त्म था लगभग, अटक अटक के। क्या डाउट रह गया यार? मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। द टीचर forbade the class to shout। चलो दूसरा वाला इसका दूसरे प्रकार से, हाँ तुम्हारे पीछे वाला, हाँ 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 तुम, हाँ द टीचर ऑर्डर्ड, बोलते रहो तुम। वेरी गुड, ऑर्डर्ड द क्लास नॉट टू शाउट। ठीक है, बस यही इसका खेल था। दोनों प्रकार से बनता है, दोनों ही सही रहता है। मूल बात ध्यान देना है कि फॉरबिड वर्ड, फॉरबिड वर्ड, फॉरबिडन वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, इसके अलग अलग रूप हैं। फॉरबिड उसका मूल रूप है, इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना? जैसे हम लोग बोलने में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, हिंदी में करते हैं भाई, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ो। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को बोलोगे, देखोगे वो शुद्ध नहीं बोलते, बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तुम लोग ही बोलते हो, बहुत पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे, थोड़े नहीं, और अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं तो उनको प्रचंड विद्वान कहते हो। हम वहां जा रहे थे तो एक लोग मिले, हिंदी की बात कर रहा हूं, एक लोग मिले। अब तुम ही कल्पना करो, लोग प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। तुम लोग भी बोलते हो खूब, तो एक लोग तो होगा नहीं, एक व्यक्ति मिला, एक आदमी मिला, एक महिला मिली, और या तो बहुत सारे लोग मिले या दो लोग मिले। एक से ज़्यादा होगा तब तो लोग होगा ना, लेकिन लोग बोलते हैं, क्या करोगे? इस तरह ही होती है गलतियां। जैसे उसका सबसे हाईएस्ट नंबर आया, देखोगे मास्टर साहब लोग भी बोलते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं, अरे फलाने लड़के का सबसे हाईएस्ट आया। हाईएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो उसमें तो खुद ही उसका मतलब है हाईएस्ट का कि सबसे ज़्यादा, तो उसके आगे भी सबसे लगाने का क्या अर्थ है? ढेरों ऐसे शब्द तुम लोग बहुत लोगों को देखोगे, भाषण दोगे, कार्यक्रम के संचालन करते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में देखा है, खूब पढ़े लिखे, बाकायदा बाल डाई किए, स्टाइल में कोट पैंट लगाए, टाई लगाए, बोलेंगे सुस्वागतम। हिंदी बता रहा हूँ, बहुत कॉमन मिस्टेक्स, सुस्वागतम, जबकि स्वागतम में अपने आप सु लगा है। सुआगतम, आगतम मतलब आपका आगमन, सु यानी सुंदर हो, शुभ हो, आपका आगमन सुंदर हो, खुद उसमें स्वागतम में सु लगा है, वो जबरी एक ठे और सु लगाएंगे, मतलब एकदम सूसू कर देंगे। ऐसे ऐसे प्रचंड विद्वान मिलते हैं हर जगह। मस्तिष्क खुले रखो, लैंग्वेज बड़े प्रेम से सीखो, बहुत अच्छी तरह सीखो, चाहे कोई भी भाषा सीखो। हर भाषा का प्रॉपर रिस्पेक्ट वही है कि उसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट फॉर्म में बोलना, करेक्ट फॉर्म में लिखना, ये उसी भाषा के प्रति सच्चा सम्मान यही है। तो ये हमारा समाप्त हुआ नरेशन यहाँ पे इम्पेरेटिव का।
अगला वीडियो, अगला क्लास हम लोग जब देखेंगे उसमें हम लेट देखेंगे, लेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये अगली बार बताऊंगा।